आज शब्बीर पे क्या आलबे तन्हाई है, जुल्म की चांद पे ज़ोहरा की घटा छाई है। इस तरफ लश्करे आदा में सफ आराई है, या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। बर्छियां खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में। ये मीर अनीस ने कभी मुहर्रम के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे लग रहा है कि आज काबुल के लिए, कंधार के लिए या अफगानिस्तान के लिए सही है। अफगानिस्तान में आतंक का राज है, तालिबान का राज है। एक तरफ तालिबान को जैसे लगता है कि सब कुछ बिठे बिठाए मिल गया, वो अचानक जाता है उधर से, दूसरी तरफ से अफगान फोर्सेस से, अफगान आर्मी से, या दुनिया के वैसे दूसरे देश जो बड़े बड़े देश जो ये दावा करते हैं कि वो लोकतंत्र और एक तरह से पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को बचाने के लिए आए, उनके तरफ से कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन वो और देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी गुट अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। वहां लोग सड़कों पर भागते हैं। आपको याद होगा, एक हमारी बहुत मशहूर भारत की पत्रकार हैं अनिका गुप्ता, वो एनडीटीवी से बात करने में उन्होंने बताया कि जब उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनकी एक घटना, उनकी जो आप अगर एनडीटीवी पे उनका एक इंटरव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से वो कह रही हैं कि वो जो तालिबानी हैं, जो इतने बड़े लड़ाके हैं, लेकिन एक औरत से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे उनको औरतों से बात करना आता ही नहीं है, जैसे उनके लिए औरतें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये कितना खतरनाक है। एक ऐसी सरकार सत्ता में आ गई है जो इतनी डेंजरस है, जो एक ऐसी सरकार है जो किसी की भी सिर्फ और सिर्फ, उसने कहा था, आपको याद होगा कि अभी हम औरतों के लिए हिजाब में रहकर काम करना ये कर देंगे। लेकिन मैं आपको उस वक्त उसी के बारे में एक चीज जो बताना चाहूंगा कि उस एक खत मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो बहुत ही वहां की एक मशहूर एंकर हैं शबनम डवरान हैं, वो लिखती हैं, सुनिए। मेरा नाम शबनम डवरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार हूं। मैं अफगानिस्तान के सरकारी मीडिया आरटीए में काम करती हूं। जब तालिबान का कब्जा काबुल पर हुआ तब मैंने हार नहीं मानी। पत्रकार हैं, हार मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां जान पर बनाई है। मैं ऑफिस गई, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ऑफिस नहीं जाने दिया गया। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, लेकिन मुझसे कहा गया कि मैं अब नौकरी नहीं कर सकती। और इन्होंने क्या कहा था कि हम औरतों को काम करने की इजाजत देंगे। दोगलापन देखिए इनका। क्योंकि निजाम बदल गए हैं। जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो मदद करें, हमारी जिंदगी खतरे में है। यही वो खत है जिसके बारे में आप समझ सकते हैं जो लिखा गया है शबनम डावर। और इसी तरह की हालत वहां के हजारों औरतों की है। आपको पता है, जब आप सुनेंगे और रिसर्च करेंगे, वहां की औरतें इतनी डर गई हैं तालिबान के आने से कि जैसे उनकी आजादी, क्या आजादी आपको पता है इंसान के जिंदा रहने की पहली शर्त है, लेकिन तालिबान ने आकर उसको बिल्कुल जहरीला बना दिया है। अफगानिस्तान का मौसम जहरीला हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि आतंक पर बनाया हुआ साम्राज्य कभी अस्थायी नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सही है। तालिबान ने आतंक पर, आपको याद होगा जैसे ही तालिबान, उसने चारों तरफ भगदड़ मच गया था। यही भगदड़, यही आतंक तालिबान की ताकत है। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के पत्रकारों से कहा कि आप हमें मान्यता दें, देशों से कहा, पत्रकारों से कहा कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमारी अच्छी चीजों को बताएं, और हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो एक्सट्रीमिज्म है, और हम इस्लाम के दायरे में रहकर सबको आजादी देंगे। दूसरे दिन से नौकरियों से औरतों को निकालना जारी हो गया। इवन के यहां तक रिपोर्ट आई है कि जो गैर मुस्लिम, या कहिए कि जो गैर अफगानी वहां टिके हुए हैं, उनको भी भगाने की पूरी साजिश हो रही है। तो ये दुनिया के हालात है। अब आपको मैं जो बाइडेन की तरफ ले जाता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। लोग समझ रहे हैं कि ये जो बाइडेन का लिया गया डिसीजन है तालिबान को पीछे, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस काम को शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डोनाल्ड ट्रंप की ही बनाई हुई नीति थी जिसको फॉलो कर रहे हैं जो बाइडेन, और वो कुछ हद तक इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जनता, जब उन्होंने ये कहा कि हम अपनी फौज को पीछे ले रहे हैं, तो पूछा गया तो फिर 20 साल से क्यों थे वहां। फिर उन्होंने कहा कि, और फिर जो बाइडेन कहते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो गया। कौन सा मकसद पूरा हो गया? लादेन को मारने का, वो तो 11 में मारा गया था। फिर आप क्यों थे वहां? इसका मतलब आपका मकसद कुछ और था जो पूरा नहीं हुआ। मुल्ला उमर, जो जमाने में जो संस्थापक माने जाते थे तालिबान के, उनके बारे में भी वो मारे गए, सबके सब मारे गए। तो फिर आप क्यों टिके थे? इसका मतलब आपका लक्ष्य कुछ और था। आप डेमोक्रेसी वहां लाना चाहते थे, नहीं ला पाए। आप उसको रेगुलराइज करना चाहते थे, आप उसको लिबरल राज में नहीं बना पाए। अब मैं आपको 16 अगस्त 2021 की बात है, तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया। काबुल मतलब राजधानी, राजधानी मतलब सत्ता। अफगानिस्तान के जितने पॉलिटिशियंस थे वो सब के सब अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी का है। अशरफ गनी अबू धाबी में जाके सेटल हो गए, और जो उन्होंने वहां से बयान जारी किया वो ये कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि खून खराबा ना हो। लेकिन फिर भी तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि हमें
उनको सौंप दिया जाए, हम उन पर देश को सुचारू रूप से नहीं चलाने पर कोर्ट में केस करेंगे। अब वो केस क्या करेंगे, वो फांसी पे टांग दे, वो तालिबान है, उनका कोई ठिकाना है। अब मैं आपको बताऊं, अफगानी लोग जो हैं वो इस तरह से टेरिफाइड हैं, और वहां की, अच्छा, टेरिफाइड होने से हुआ क्या कि भगदड़ मच रहा है। हर देश अपने अपने नागरिकों को अपने अपने देश लेकर वापस जाने की तैयारी कर रहा है और कोशिश कर रहा है, बहुत हद तक सफल हो रहा है। भारत भी इसमें आगे बढ़कर अपने नागरिकों को बुला रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है एक अफगानी, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है एक अफगानी औरत, जिसको लग रहा है कि उसकी जिंदगी पर बनाई है। तालिबान क्यों जीता? तालिबान आया और तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया कि जो आते ही वो जीत गया? उसको कोई रेजिस्ट नहीं हुआ, उसको कोई उसको फेस करने नहीं आए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि उसकी सिक्योरिटी, और क्योंकि अमेरिका वापस हुआ था तो तालिबान का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो अमेरिका था, वो वहां था नहीं। एक रीजन ये बताया जा रहा है। और सरकार ने, जैसे, और आपको याद होगा कि अमेरिका ने आज कहा है कि अमेरिकन सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि जब अफगानी लोग नहीं लड़ रहे हैं तो हम क्यों अपने बाल बच्चों को मारें। अब आइए, अफगान आर्मी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है वो ये किया है कि अमेरिकन मिलिट्री जो विदाउट यूएस एयर सपोर्ट और इंटेलिजेंस था, इट वॉज कंप्लीटली फेटेड 70 कोलैप्स, पूरी तरह से नाकाम घोषित हो गई। यानी अफगान आर्मी तालिबान के सामने सरेंडर्ड है। यह हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं और कुछ चीजों पर आपके पास जाऊंगा कि दोहा एग्रीमेंट जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पहल है, जिसके बारे में ये जानना जरूरी है, तो मैं आपको बताऊं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साइंड पीस एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने अमेरिका के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की है जो दोहा एग्रीमेंट के नाम से है, और इसमें टाइम दिया गया है और उनको यह बताया गया है कि थ्रेट्स जो हैं, यूएस अटैक ऑन इटसेल्फ, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, उनका यह कहना है कि ये पीस ट्रीटी जो है हम अपनी तरफ से पूरी तरह से निभा रहे थे, लेकिन अमेरिकन आर्मी नहीं निभा रही है। अमेरिकन आर्मी कह रही है कि हम तो अफगानिस्तान गए ही थे पीस एस्टेब्लिश करने। यानी कि सत्ता और पैसा का खेल चल रहा है। जब पैसे की बात आई है तो आपको पैसे पर बताते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा कि टोटल कितने पैसे उसमें लगे हुए हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। और खासकर सबसे पहले भारत का जो इन्वेस्टमेंट है अभी अफगानिस्तान में, जिसकी बहुत बात चल रही है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अमेरिका के बारे में बता दूं कि अमेरिका की क्या सिचुएशन है, अमेरिका ने कितने पैसे लगाए हैं इसमें, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने डॉलर में 3 मैं आपको एग्जैक्ट उसका ये बता देता हूं कितना है, टोटल जो उसने खर्च किया 6.4 ट्रिलियन डॉलर्स ऑन वॉर्स, ऑन मेकिंग द स्टेबल द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान 6.4 ट्रिलियन डॉलर, पता नहीं अफगानिस्तान की किस तरह के वेलफेयर में खर्च हो गया कि वहां के लोगों में ना ही तो कोई खास इंडेक्स पर, यानी हंगर इंडेक्स हो या एजुकेशन इंडेक्स हो या डेवलपमेंट इंडेक्स हो या ग्रोथ हो, किसी पर भी वो आगे नहीं आ पाए। यानी उनका भी पैसा वहां डूब गया। अमेरिका की जो एक इज्जत थी, जो एक प्रेस्टीज था, जो दुनिया में वो एक सुपर पावर के तौर पर जाना जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा धूमिल पड़ गया है। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत का कितना पैसा लगा है, जो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जिस चीज पर डिपेंडेंट हैं वो है इकोनॉमिकल अफेयर्स। भारत का 579 मिलियन डॉलर टोटल खर्च हुआ है, जिसमें से सलमा डैम में 300 मिलियन डॉलर, जारंज दिलाराम हाईवे पर 135 मिलियन डॉलर 135, 4 एयरफोर्स MI-35, हिंद अटैक हेलीकॉप्टर में 144 मिलियन डॉलर, जो टोटल बनता है 579 मिलियन डॉलर। और अगर उसको आप भारतीय यानी इंडियन करेंसी में देखेंगे वो है 4304 करोड़ रुपए अप्रॉक्स। ये समझने की बात है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं छाबड़ पोस्ट के बारे में। छाबड़ पोर्ट क्या है? बिल्ड बाय इंडियाज ज्वाइंट एफर्ट टू इंप्रूव ट्रेड विद अफगान। ये एक ज्वाइंट एफर्ट, किसी को क्या पता था कि एक दिन तालिबान आएगा, महल का दरवाजा खोलेगा, अंदर जाकर बैठेगा और बोलेगा आज से हम शासक हैं। वहां वैसा ही हो गया। अफगान ट्रेन एंड अदर कंट्रीज इंट्रूजन ऑफ पाकिस्तान। देखिए बात क्या थी, पूरी भारत का जो पाकिस्तान से रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन है नहीं। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान से जो हमारी दोस्ती है या जो बिजनेस व्यापार का जो संबंध बनेगा वो एक ऐसी व्यवस्था में बने कि हमें पाकिस्तान पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, हमें उसके रास्ते को ना लेना पड़े। लेकिन उस मामले में भी हम फेल कर गए। हम क्या फेल कर, पूरी दुनिया फेल कर गई। तालिबान आकर बैठ गया, पूरी दुनिया देखती रही, इससे बड़ा फेलियर और क्या होगा। वहां के लोग भागते हुए भारत पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पनाह दो, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठा दो, अफगानिस्तान से जब
राष्ट्रपति भाग जाए, वरना उसको ये डर हो जाए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे टांग देंगे, तो क्या हो सकता है। अब आप सुनिए, जो इंपॉर्टेंट बात है यहां, तालिबान कैन इनडायरेक्टली सपोर्ट एंटी इंडिया। अब भारत की तरफ से जो एक और मसला है जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो ये है कि क्या भारत के मामले में हम ये देख सकते हैं कि वो एंटी जो सिक्योरिटी मामला है, जो एंटी देश का मामला है, वो इस तरह से हो सकता है। तो तालिबान पूरी तरह से वहां चल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ उन लोगों के बारे में, जो वो पावरफुल लोग, जो 6 लोग इस पावर में आने वाले हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, इसे कराची में पकड़ा गया था, 8 साल बाद रिहा कर दिया गया था। ये वहां के थिंक टैंक, तालिबान का थिंक टैंक माना जाता है। उसके बाद आता है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये वो नेता है जो अफगानिस्तान के, मतलब तालिबान के उस फोर्स का हिस्सा है जिसके पास तालिबान की पूरी खबर, तालिबान का सारा जो सीक्रेट्स हैं या जो डेटाज हैं वो ये रखता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब, तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा। मुल्ला उमर को तो आप सब जानते हैं। मुल्ला उमर वो नाम है जिसने अचानक एक दिन चोगा पहना और कहा कि मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट हैं इस्लाम के, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं और इस्लाम का संरक्षक हूं। और लीडर ऑफ फेथफुल हैबतुल्लाह अखुनजादा। ये 6 लोग मिलकर कहा जाता है कि तालिबान चला रहे हैं, या कहिए अफगानिस्तान चला रहे हैं, या कहिए पूरा का पूरा एशिया का वो हिस्सा चला रहे हैं जहां जहां इनका इंपैक्ट है। तो अभी आगे क्या स्थिति बनती है, सिचुएशंस क्या होते हैं, किस तरह के हालात बनते हैं, क्या फिर से अफगानिस्तान उसी तालिबान की तरफ जा रहा है? क्योंकि हालात जो मैंने, जैसा कि अभी आपको एक पढ़कर सुनाया वो खत, जिसमें शबनम ने बताती हैं कि उनकी नौकरी चली गई है बिकॉज कि वो औरत हैं, उसी तरह कुछ ऐसे लोग जो अफगानी नहीं हैं या जो जिनके पास जो मुसलमान नहीं हैं, उनको भी नौकरी से निकाला जा रहा है। तो तालिबान, आपको याद होगा हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार पत्रकार दानिश सिद्दीकी को खो दिया। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, वो नीचे हम उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप देखिएगा। जब दानिश की मौत हुई तो उसी एक तालिबानी की गोली से हुई, अफगानी फोर्सेस के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, उससे ही हुई। तो समझ लीजिए कि शांति की स्थिति यह है कि अभी पूरी दुनिया डिस्टर्ब है इस वजह से। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान का जो भी हो, हालात सुधरें, वहां के लोगों को शांति मिले। एक जमाने से उनको नहीं मिली है, एक जमाने से उनको सुख नहीं मिला है। बने रहिए पहल भारत के साथ, हम आपके साथ न्यू अपडेट्स लाते रहेंगे।